ये कह रहे हैं कि वो 10 जो वेस्टर्न ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं, इंक्लूडिंग अमरीकी एनवॉय के, उसको वो एक्सपेल करने जा रहे हैं। फेटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा? देखिए जी, एक प्लान के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। जो तुर्की के सदर हैं वो गुस्से में हैं क्योंकि FATF ने इनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। लेकिन जब बात हम करते हैं ना इंडिया की, कि इंडिया का ये पूरा प्री प्लान था और वो ब्लैक लिस्ट में घसीटने वाली बातें, और अब भी यही कोशिश यकीनन इंडिया की होगी। एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान, जो कि बड़े हार्ड लाइनर समझे जाते हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि वो 10 जो वेस्टर्न ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं, इंक्लूडिंग अमरीकी एनवॉय के, उसको वो एक्सपेल करने जा रहे हैं। और ये वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को ये कह दिया है कि अमेरिका और 10 ममालिक को, जिनमें कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड शामिल हैं, और अमेरिका के इंक्लूडिंग, क्योंकि इन ममालिक ने 18 अक्टूबर को एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट रहे हैं उस्मान कवाला, उनको जो है वो रिहा किया जाए। और उनका ये प्रेशर है, वेस्ट का ये प्रेशर है कि ये जो बंदा है, ही इज बीन स्पीकिंग फॉर फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ टर्की, ये वेस्टर्न ममालिक के एम्बेसडर्स ने कहा। लेकिन तुर्की के जो सदर हैं वो कह रहे हैं कि इनको पता होना चाहिए कि तुर्की क्या है। अभी ये तुर्की को जानते नहीं हैं, लेकिन रियलिटी में बात तो ये है व्यूअर्स के दोस्तों के जो तुर्की के सदर हैं वो गुस्से में हैं क्योंकि FATF ने इनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, और इनको पता है कि ग्रे लिस्ट में जो डाला गया है वो किसी वजह से डाला गया है। और अभी थोड़े दिनों में जो G20 की मीटिंग भी आने वाली है, जहां पे पहले सुना था कि US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मुलाकात होगी रोम में, अभी उसमें भी कोई खटाई पड़ी हुई है, लेकिन शायद एक जो UN क्लाइमेट समिट ग्लासगो में होनी है वहां पे शायद मुलाकात हो जाए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टर्की, जिसके शुरू से किसी ना किसी वजह से तुर्की के साथ ताल्लुकात जो है वो खराब रहते हैं, और जो उस्मान कवाला है उनको बेसिकली कहा जाता है कि वो तो ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसानी हकूक की बुनियाद पे और एक अच्छा जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ सोशल और वेलफेयर के मंसूबे चलाते थे। लेकिन 2017 में उनको टर्किश गवर्नमेंट ने हिरासत में ले लिया और उन पर इल्जाम ये लगा कि जो 2013 में मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहरे हुए थे उनमें जो पैसा दिया था वो इन्होंने दिया था, और वो जो पैसा था वो बाहर से आया था। और इसके अलावा इनके ऊपर ये भी है कि 2016 में जो नाकाम फौजी बगावत हुई थी टर्की के अंदर, उसमें होने का भी इल्जाम लगाया जाता है। और जो वो कवाला साहब हैं, उस्मान कवाला, वो इन सारे इल्जाम को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ तो चलो वेस्ट प्रेशर डाल रहा है इस वक्त टर्की के ऊपर, और टर्की पहले साइलेंट था। टर्की ने क्या किया कि टर्की ने जितने भी रजब तैयब उर्दगान ने जो इनके मुखालिफिन है उनको बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। अगर आपको याद हो जो गुलन मूवमेंट थी, जो उसके उनके जो पाकिस्तान में भी जो वो इस वक्त वैसे अमेरिका में है, लेकिन उनकी जो पाकिस्तान में भी उनके जो काम थे वो भी बंद कर दिए गए। टर्की स्कूल भी पाकिस्तान में बंद कर दिए गए और टर्की के कहने पे किए गए, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और वो जो डिफरेंट फोरम वगैरह, रूमी फोरम इस तरह के वो चलाते थे, वो सब बंद कर दिए गए। अभी देखना यह है कि टर्की, जिसके आए रोज कोई ना कोई यूरोप के साथ भी मसला रहता है, वो नाराज हो गया है कि जो हमें मगरब जो है वो टारगेट कर रहा है। और अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने पहले ही जो है वो सैंक्शन की हुई है, क्योंकि जो टर्की है वो S-400 जो मिसाइल एक्वायर कर रहा था उसके ऊपर उन्होंने कहा है जी कि ये जो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, दिस इज व्हाट दी जो अमेरिकन हैं वो कहते हैं। अब एक तरफ यूरोपियंस जो हैं वो भी नाराज रहते हैं, कभी ग्रीस का मसला रहता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त अमेरिका एक सर चढ़ के जो एक वो जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट्स, जिसे काटसा बोला जाता है, वो सर चढ़ के वो ममालिक के ऊपर टारगेट कर रहा है जो भी
उनके एडवर्सरी से कोई बाइंग करेगा, मिलिट्री शॉपिंग होगी उससे। इंडिया को उन्होंने अभी तक इसमें नहीं डाला, लेकिन यह है कि वो स्पेसिफिकली जिसे कहते हैं ना कि टारगेट कर रहा है। अमेरिका इस चीज से अवेयर है कि टर्की वो मुल्क है मुसलमान ममालिक में जो थोड़ी बहुत बोलता है, और टर्किश जो प्रेसिडेंट है रजब तैयब एर्दोगान वो थोड़े से वोकल भी हैं, और वो इवन के यूरोपियन ममालिक के साथ भी इनका कोई ना कोई मसला चला रहता है, तो उसके हवाले से। और दूसरा यह है कि टर्की को ये भी चैलेंज रहता है कि टर्की बहुत देर से अपनी मेंबरशिप चाहता है यूरोपियन यूनियन में, और लेकिन वो मेंबरशिप टर्की को मिल नहीं पा रही। और बहुत सारे लोग जो हैं वो टर्की को, यूरोपियन ममालिक जिसमें ग्रीस भी जो है, उन्होंने भी कहा था कि हम टर्की की मेंबरशिप चाहते हैं कि वो ग्रीस उसके अंदर यूरोपियन यूनियन के अंदर हो। लेकिन बहुत सारे मुसलमान ममालिक का कहना है, और टर्की का खुद भी कहना है, क्योंकि वो एक मुस्लिम मुल्क है तो शायद उसको यूरोपियन यूनियन उसमें मेंबरशिप ना दे। लेकिन नेटो जो है टर्की उसका हिस्सा है, और रिसेंटली जो अफगानिस्तान में सिचुएशन डेवलप हुई तो उसमें नेटो टर्की ने कहा था कि वो अपने ट्रूप्स छोड़ेगा और ताकि वो एयरपोर्ट वगैरह चला सके। अब देखना यह है कि एक तरफ रिसेंटली जब आया सोफिया का स्टेटस चेंज किया गया, तो तब भी पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी जो है वो कैंपेन हुई और डिस्कशन की गई कि ये क्यों जो टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान है, ये क्यों इतनी ज्यादा एक चर्च को मस्जिद बनाना चाहते हैं, ये क्यों इस तरह की चीजें करना चाहते हैं। और एक तरफ वो, क्योंकि टर्किश प्रेसिडेंट खुद भी पॉपुलिज्म पे बिलीव करते हैं, और पिछले 15-18 साल से वो पावर में है। पहले वो इस्तांबुल और वो मेयर रहे, फिर उसके बाद वो पावर में आ गया एज ए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर प्रेसिडेंट, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदला। तो बड़े पैमाने पे उन्होंने अपनी जो है वो तब्दीलियां की हैं। अब अगर आके जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो टफ है, ठीक है, वो पाकिस्तान को भी कोई जो हेलीकॉप्टर बेचना चाह रहे थे, लेकिन उसके क्योंकि जो इंजन है वो अमेरिकन ने बनाया था तो वो नहीं बेच सके। पाकिस्तान को भी वो S-400 भी नहीं ले सकते, वो उनको FATF की ग्रे लिस्ट। आपको याद होगा कि 2018 में फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। उस वक्त जो सूरत हाल थी वो कुछ इस तरीके से थी कि ग्रे लिस्ट में जब शामिल किया गया तो माली निज़ाम और कवानीन को, जो फैटफ के कवानीन थे उसमें 40 में से 13 सिफारिशात के मुताबिक पाकिस्तान को पाया गया। लेकिन आज सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ने बहुत हद तक जो फैटफ के कवानीन थे उन पर अमल कर लिया है, और तकरीबन 34 नकात में से 30 पर अमल दरामद पाकिस्तान कर चुका है। जून में जो मामला उठा था उसका मरकजी जो प्लान था वो था मनी लॉन्ड्रिंग, जिस पर बहुत हद तक पाकिस्तान ने अमल कर लिया है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि लास्ट टाइम भी जब ग्रे लिस्ट में रखा गया था और मुमकिन हद तक ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट में रहने का कोई जवाब नहीं बनता कि फैटफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे, उस वक्त भी पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो ये था कि ये मामला टेक्निकल नहीं बल्कि अब सियासी हो चुका है। सियासी बुनियादों पर पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। लेकिन आज भी क्या यही सूरत हाल है? क्या वाकई पाकिस्तान जितने भी इक़दाम उठा रहा है उसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना ये मामला टेक्निकल नहीं सियासी है? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, दिफाई तजियाकार हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। अमजद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमने कई दफ़ा बात की है इस पर, 2018 से लेकर अब तक जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। पाकिस्तान ने इस तरह से इक़दाम उठाए, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से, बावजूद इसके पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है। आप क्या समझते हैं, वाकई मामला टेक्निकल है या सियासी? देखिए जी, एक प्लान के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। आपको याद होगा कि 2-3 साल तक पहले 27 नुकात की बात होती थी। पिछली दफा जब आपने तकरीबन 27 नुकात पे पूरी तरह अमल दरामद कर लिया तो नुकात निकाल के इसको 34 बना दिया गया। अब 34 के ऊपर बात की जा रही है कि जी 30 के ऊपर पूरी तरह है, बाकी 4 पे पूरी तरह अमल नहीं किया गया। वो चीजें डिक्टेट करने वाली बात है। अपनी मर्जी से वो आपसे फलां के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, फलां का अदालती कार्रवाई पूरी नहीं चली। वो जो भारत ने एक डिजाइन उनके सामने रखा है, जिनको भारत कह दे कि वो टेररिस्ट है लिहाजा उनको आपको फांसी लगा देना चाहिए, और जो भारत करे उस पर बातचीत ना हो, तो ये एक ममालिक के गठजोड़ और भारत के मिलकर ये एक प्लान है, पाकिस्तान को कॉर्नर किया गया है। तो हूं कि इनकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही कम थी, अब तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ये ज़वाज़े तौर पे आलाकार हैं इन बड़ी कुव्वतों का,
और जिस तरह टर्की को घसीट के इन्होंने किया है, बाकी भी तमाम मुसलमान मुल्क हैं जिनको ज्यादातर इन्होंने इस काम में धकेला हुआ। तो एक प्लान के तहत काम चल रहा है, जहां ये मालियाती तौर पे इन ममालिक को तबाह करना चाहते हैं जिनके अंदर सकत थी, जो तरक्की कर सकते थे, जिनका नजर आता था कि ये आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को सोचना होगा कि क्या इनके साथ इसी तरह हमने रखना है, चलना है, या इनको थोड़ा अग्रेसिवली डील कर। अच्छा अमजद साहब, पाकिस्तान तो खैर सोचेगा ही, और वो क्या करेगा ये भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन जब बात हम करते हैं ना इंडिया की, कि इंडिया का ये पूरा प्री प्लान था और वो ब्लैक लिस्ट में घसीटने वाली बातें, और अब भी यही कोशिश यकीनन इंडिया की होगी।